तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द पार्ट 2 यूपीएससी। तो हम लोग ने अपना कंप्लीट इकोनॉमी सीरीज खत्म कर दिया था और कुछ चैप्टर ऐसे बचे थे जिनका पीवाईक्यूज करना बाकी रह गया था। उसी में से एक चैप्टर था फिस्कल पॉलिसी, जिससे पास्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि पिछले 10 सालों में फिस्कल पॉलिसी से रिलेटेड कितने क्वेश्चंस यूपीएससी प्रीलिम्स में आए हैं और साथ ही साथ उनके सॉल्यूशंस को भी हम डिटेल में समझेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है ये 2018 का है। कंसिडर द फॉलोइंग आइटम्स। फर्स्ट, सीरियल ग्रेन्स हल्ड, चिकन एग्स कुक्ड, फिश प्रोसेस्ड एंड कैंड, न्यूज़पेपर कंटेनिंग एडवर्टाइजिंग मटेरियल। तो अब हमें बताना है विच ऑफ द अबव आइटम आर एग्जेम्प्टेड अंडर जीएसटी। इनमें से कौन से ऐसे हैं जिन्हें जीएसटी में एग्जेम्प्ट किया गया है, जिसपे कोई जीएसटी नहीं लगता है। तो जैसा कि हम अपने हर पीवाईक्यू वाले वीडियो में करते हैं, तो आप इसे 5 सेकंड के लिए पॉज कीजिए और खुद से इसे आंसर करने का कोशिश कीजिए। तो द करेक्ट आंसर इज आंसर सी। कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिन्हें निल या फिर 0% जीएसटी के साथ रखा गया है। क्यों? क्योंकि वो कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जो कि मासेस को बेनिफिट करते हैं, जो पब्लिक के लिए होता है, पब्लिक वेलफेयर के लिए होता है। इस पे कोई भी जीएसटी इम्पोज नहीं होता है। और ये कौन-कौन से होते हैं? एडिबल वेजिटेबल्स, रूट्स एंड ट्यूबर्स, सीरियल्स, फिश। और ये फिश कौन से फिश? जो कि फ्रोजन या प्रोसेस्ड नहीं हो, जो ओपन मार्केट में मिलते हैं वो वाले। उसी तरीके से फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट, केन जैगरी जिसे कि गुड़ भी कहा जाता है। और इस तरीके से ऐसे बहुत सारे ऐसे आइटम है, आप इसे पॉज करके देख सकते हैं, जिन पे कोई जीएसटी नहीं लगता है, 0% जीएसटी लगता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, दैट इज 1, 2 एंड 4 ओनली। मतलब जितने भी सीरियल ग्रेन्स होते हैं उन पे नहीं लगता है। जो भी चिकन एग कुक्ड जो आपको दुकान पे बॉइल्ड अंडे मिलते हैं, उन सारे पे कोई जीएसटी नहीं लगता है। साथ ही साथ जो न्यूज़पेपर होता है जिसमें कि एडवर्टाइजिंग मटेरियल भी हो, उसके बावजूद उस पे जीएसटी नहीं लगता है, क्योंकि वो पब्लिक को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए है। बट ये जो थर्ड है, फिश प्रोसेस्ड एंड कैंड, आपको ये चीज पे ध्यान देना, कोई भी चीज जो प्रोसेस्ड होगी उस पे जीएसटी लगेगा ही लगेगा। तो उसी तरीके से फिश भी प्रोसेस्ड और कैंड अगर है तो उस पे भी जीएसटी लगेगा। तो हमारा करेक्ट आंसर बच जाता है 1, 2 एंड 4 ओनली। तो नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है हमारा 2017 का, जिसमें कि दो स्टेटमेंट्स हैं। पहला स्टेटमेंट, टैक्स रेवेन्यू एज अ परसेंट ऑफ जीडीपी ऑफ इंडिया हैज स्टेडीली इंक्रीज्ड इन द लास्ट डेकेड। मतलब जितना भी टैक्स रेवेन्यू है एज अ परसेंट ऑफ जीडीपी इंडिया के रिगार्डिंग, वो पिछले लास्ट डेकेड में स्टेडीली इंक्रीज किया है। मतलब एक डेफिनेट परसेंटेज के साथ वो बढ़ता गया है। तो ये है हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट हमारा क्या बोलता है? Fiscal deficit as a percent of GDP of India has steadily increased in the last decade। कि हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है एज अ परसेंट ऑफ जीडीपी, वो हमारा लास्ट डिकेड में ये भी स्टेडीली इंक्रीज किया गया है। तो हमें बताना है विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, और नाइदर वन नॉट टू। तो द करेक्ट आंसर इज आंसर डी। टैक्स रेवेन्यू एज अ परसेंट ऑफ जीडीपी हैज नॉट स्टेडीली, ये हमारा स्टेडीली इंक्रीज नहीं किया है। इंस्टेड उसके बदले क्या हुआ है? उसका जस्ट उल्टा हुआ है। इट हैज रिमेन ऑलमोस्ट स्टेडी अराउंड 10 to 13%। ये 10 से 13% के आसपास ही रहा है, ये बढ़ा नहीं है। और ये अगर आप ग्राफ देखिएगा तो ये समझ में आ जाएगा। ये 2017-18 का है, और ये ग्राफ कभी भी आपको यहाँ पे स्टेडली इंक्रीज नहीं दिख रहा है। स्टेडली इंक्रीज का ग्राफ कैसा रहता है? जो इस तरीके से होता है, जिसमें एक डेफिनेट पैटर्न बनता है इंक्रीज का, और वो स्टेडली इंक्रीज करता है। बट हमारे टैक्स रिवेन्यू में वो चीज नहीं है। ये हमारा स्टेबल रहा है 10 से 13% के बीच पे। तो इस तरीके से हमारा जो पहला स्टेटमेंट था वो तो करेक्ट नहीं होगा। साथ ही साथ अगर हम लोग अपना सेकंड स्टेटमेंट देखें, तो जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, ये भी स्टेडली इंक्रीज नहीं किया है ओवर द लास्ट डिकेड। इंस्टेड इट हैज स्टेडली डिक्रीज्ड, उल्टा ये डिक्रीज किया है आफ्टर 2012। तो अगर हम लोग देखें, तो ये हमारा फिस्कल डेफिसिट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, तो 2009 से अगर देखें तो -6, -6.5, -4.8, -5, -4, -4.4, -4.0, -3, -3, -3.4। तो हम लोग देख सकते हैं ये इंक्रीज नहीं बल्कि डिक्रीज कर रहा है। तो इस कारण से हमारा सेकंड स्टेटमेंट भी गलत होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? नाइदर वन नॉट टू। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से हमारा जो बजट से क्वेश्चन होते हैं, हमारे डेफिसिट से क्वेश्चंस होते हैं,
वो सिर्फ 1 साल 2 साल का नहीं होता है, वो पिछले कुछ साल के लास्ट डेकेड के परफॉर्मेंस को देखते हैं, उसके ग्राफ के एनालिसिस के साथ क्वेश्चंस बनाए जाते हैं और इसी कारण से हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारा जो बजट वाला पार्ट है या फिर हमारा जो इकोनॉमिक सर्वे है, उसे हम एक ग्राफ के थ्रू उसे हम एक ग्राफ के थ्रू इस तरीके से समझें कि हमारा पैटर्न क्या है इकोनॉमी का। हमारा मैक्रो इकोनॉमी में कोई चीज़ बढ़ रही है इन द लॉन्गर रन या घट रही है या फिर 5 से 10 साल में उसका किस तरीके का सिचुएशन है। किस तरीके से हमारे इंडिया की इकोनॉमी मूव कर रही है, अपवर्ड ट्रेंड है या डाउनवर्ड ट्रेंड है। और अगर आपको याद होगा इसीलिए हमने अपने टाइप्स ऑफ डेफिसिट वाले में ये पूरा का पूरा कवर किया था और ये एग्ज़ैक्ट जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिलीज़ किया गया डॉक्यूमेंट है उससे ये बताया गया है। तो आप में से जिन्होंने भी वो वीडियो देखा नहीं है, मैं यहाँ पे आई बटन में डाल दूँगा, आप उसे जाके देख सकते हैं एक बार। इसमें आपको पता चल जाएगा कितने तरह के डेफिसिट्स होते हैं, उनका ट्रेंड क्या रहा है इन द पास्ट ईयर्स। इससे आपको 2025 के प्रीलिम्स में भी काफ़ी मदद मिलेगा, अगर वैसा कोई क्वेश्चन आता है तो। तो नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द कैपिटल बजट? ये बहुत ईज़ी क्वेश्चन हो जाता है। हमारा कैपिटल बजट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उनमें से ये तीनों में से क्या-क्या होते हैं? सबसे पहला है एक्सपेंडिचर ऑन एक्विजिशन ऑफ एसेट्स। कोई भी एसेट का अगर एक्विजिशन करते हैं हम लोग, जैसे कि रोड्स, बिल्डिंग, मशीनरी एक्सेट्रा। दूसरा है हमारा लोन्स रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट, जो भी हमारे दूसरे गवर्नमेंट से पैसा आता है लोन के फॉर्म में, वो। तीसरा है हमारा लोन्स एंड एडवांस ग्रांटेड टू द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। जितने भी लोन्स और एडवांस ग्रांट किए जाते हैं हर एक स्टेट को और यूनियन टेरिटरी को, वो। तो इन तीनों में से हमारा कैपिटल बजट में कौन आता है? तो द करेक्ट आंसर इज आंसर डी। और ये काफी इजी सा क्वेश्चन था क्योंकि हमें पता है कैपिटल बजट में क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। और इसमें वो सारे चीज होते हैं जिसमें या तो हमारा एसेट्स बढ़ रहा है या तो फिर हमारी लाइबिलिटी कम हो रही है। उन सारे चीजों को हम इसमें रखते हैं। और इस क्वेश्चन में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, जितने भी एसेट्स के एक्विजिशन है तो जाहिर सा बात है ये कैपिटल बजट में ही होगा। जितने भी लोन्स हमें मिल रहे हैं, हमारी लाइबिलिटी बढ़ रही है, तो ये भी कैपिटल में ही होगा। उसी तरीके से हम लोग लोन्स और एडवांसेस स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को दे रहे हैं, तो ये भी हमारा कैपिटल बजट का ही पार्ट है। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज 1, 2 एंड 3। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन है 2016 का, इस कारण से यहाँ पे ये रिसेंटली लगा हुआ है। तो रिसेंटली विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेंसीज हैज बीन प्रपोज्ड टू बी एडेड टू बास्केट ऑफ आईएमएफ एसडीआर? आईएमएफ के जो एसडीआर होते हैं, उसमें इन चारों में से कौन सा ऐसा करेंसी है जिसे कि उसके बास्केट में डाला गया है? और अब क्योंकि ये 2016 का क्वेश्चन है, तो इस कारण से ये रिसेंटली है। बट जो लोग भी पिछले 2-3 साल से अगर प्रिपेयर कर रहे हैं, उन्हें ये तो एकदम मुंह पे रटा हुआ होना चाहिए। तो द ऑप्शंस आर ए रूबल, बी रैंड, सी इंडियन रूपी एंड डी रेनमिनबी। एंड द करेक्ट आंसर इज आंसर डी। और ये काफी इजी सा क्वेश्चन था, क्यों? क्योंकि हमने जब अपना एसडीआर पढ़ा था, अगर आपको याद होगा, इसमें हम लोग ने ये ध्यान से पढ़ा था कि इन पांचों का नाम तो हमें याद होना ही होना है। द वैल्यू ऑफ एसडीआर इज बेस्ड ऑन अ बास्केट ऑफ मेजर इंटरनेशनल करेंसीज इंक्लूडिंग द यूएस डॉलर, यूरो, चाइनीज युआन, जापानीज येन एंड ब्रिटिश पाउंड। तो ये जो चाइनीज येन है यही रेनमिनबी है और इसे 2016 के आसपास में इंक्लूड किया गया था आईएमएफ कोटा में, उसके पहले ये नहीं हुआ करता था। तो आप में से जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखी है, इसका भी लिंक मैं आई बटन में डाल दूंगा, आप इसे जाके देख सकते हैं। इसमें आपको फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट इजीली समझाए हुए हैं, तो आप इसे एक बार चेक कर सकते हैं। तो कमिंग बैक टू आवर क्वेश्चन, एसडीआर क्या होता है? एसडीआर इज एन इंटरनेशनल रिजर्व एसेट क्रिएटेड बाय द आईएमएफ इन 1969 टू सप्लीमेंट इट्स मेंबर कंट्रीज। हमने एसडीआर के बारे में पूरा पढ़ा था। ये क्या होता है? एक तरीके का कोटा होता है जो कि हर एक मेंबर कंट्री के पास होता है आईएमएफ के। और जो एसडीआर का वैल्यू होता है उसे डिसाइड करने के लिए 5 करेंसीज के बास्केट को चूज किया जाता है। उसमें यूएस डॉलर, यूरो, चाइनीज रेनमिनबी, जापानीज येन और ब्रिटिश पाउंड शामिल है। चाइनीज रेनमिनबी वाज एडेड टू द बास्केट ऑफ करेंसीज ऑन अक्टूबर 1, 2016। 2016 में से ऐड किया गया था, इसके पहले वो उसका पार्ट नहीं था। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, रेनमिनबी। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो इन्हें प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट शो करें, क्योंकि 72.1% ऐसे व्यूअर्स हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। सो प्लीज शो योर सपोर्ट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। देयर हैज बीन अ persistent deficit budget
year after year, which action of the following can be taken by the government to reduce the deficit? कि एक persistent deficit बजट हर एक साल पर साल निकल रही है, तो गवर्नमेंट क्या ऐसा कर सकती है कि ये डेफिसिट को कम करे, क्या क्या एक्शन ले सकती है ताकि ये डेफिसिट कम हो? तो ये क्वेश्चन 2016 का है। तो हमारे पास चार स्टेटमेंट है। सबसे पहला, रिड्यूसिंग रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कि अगर अपने रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को गवर्नमेंट कम कर लेगी। दूसरा, इंट्रोड्यूसिंग न्यू वेलफेयर स्कीम्स, कि नए नए वेलफेयर स्कीम को इंट्रोड्यूस करेगी। तीसरा, रैशनलाइजिंग सब्सिडीज, कि जैसे अगर मान लेते हैं अभी कोई सब्सिडी सारे लोगों को मिल रही है तो उसको रैशनलाइज करेगी कि एक ग्रुप ऑफ पीपल को ही वो मिले, सब्सिडीज थोड़ी कम किया जाए, रैशनलाइज किया जाए। चौथा, रिड्यूसिंग इंपोर्ट ड्यूटी, जितने भी इंपोर्ट पे ड्यूटीज लग रहे हैं, टैक्सेस लग रहे हैं, उसे कम किया जाए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इन चारों में से कौन कौन से को यूज करके गवर्नमेंट अपने डेफिसिट को कम कर सकती है? तो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। एंड ऑप्शन सी क्या है? 1 and 3 ओनली, कि रिड्यूसिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड बाय रैशनलाइजिंग सब्सिडीज, इन दोनों का मेथड से गवर्नमेंट जो है वो अपना डेफिसिट को रिड्यूस कर सकती है। और कैसे? सबसे पहले हम लोग देखेंगे बजट डेफिसिट आखिर होता क्या है। तो एक बजट डेफिसिट तब होता है, डेफिसिट का मतलब ही होता है कमी, किसी भी चीज का कमी अगर हो तो वो डेफिसिट है। तो जब हमारा एक्सपेंडिचर एक्सीड कर जाता है हमारे रेवेन्यू से, जितना हम लोग कमाते हैं एज अ देश, उससे ज्यादा अगर खर्च करते हैं, तब हमारा डेफिसिट आ जाता है। और वैसे बजट जिसमें डेफिसिट हमारा शो करता है उसे हम लोग डेफिसिट बजट बोलते हैं। ये इंडिकेट करता है किसी भी कंट्री के फाइनेंशियल हेल्थ को। तो क्या क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं जिससे कि इस बजट डेफिसिट को कम किया जा सकता है? तो इसमें अगर हम लोग अपने सब्सिडीज को कम करें, रैशनलाइज करें, तो जाहिर सा बात है हमारा खर्चा कम होगा। उसी तरीके से जितने भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जो डे टू डे एक्टिविटीज में हमारे खर्चे होते हैं, उसको अगर कम करें तब हमारा कम होगा। उसी तरीके से अगर टैक्सेस को बढ़ाएंगे हम लोग तो हमारा क्या होगा? डेफिसिट कम होगा। क्यों? क्योंकि इस केस में क्या हो रहा है, हमारा जो इनकम है वो बढ़ेगा। तो डेफिसिट बजट को कैसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं? या तो अगर हम लोग अपने इनकम को बढ़ाएंगे, इनकम बढ़े, या फिर जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो कम हो। तो इनकम तो बढ़ेगा कैसे? बाय इंक्रीजिंग टैक्सेस। और एक्सपेंडिचर कम कैसे होगा? बाय रैशनलाइजिंग सब्सिडीज, रिड्यूसिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इसलिए 1 and 3 तो हमारा क्या होगा? करेक्ट होगा। और 1 and 3 हमारा क्या था? रिड्यूसिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रैशनलाइजिंग सब्सिडीज। अगर सेकंड को हम लोग देखें तो ये क्या बोल रहा है? इंट्रोड्यूसिंग न्यू वेलफेयर स्कीम्स। तो अगर हम लोग नए वेलफेयर स्कीम्स लेके आएंगे तो जाहिर सा बात है इसमें तो हमारा एक्सपेंडिचर और बढ़ेगा, सरकार का एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। तो अगर एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो डेफिसिट हमारा कैसे फुलफिल होगा? तो ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा। तो हम लोग इसको ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं कि टू तो नहीं होगा, तो टू नहीं होगा तो बी तो नहीं होने से रहा। उसी तरीके से यहाँ भी टू है तो डी भी नहीं होगा। अब बच जाता है हमारा 1 and 3 ओनली। तो सिंस 1 and 3 ओनली में क्या होता है, हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो डाउन हो रहा है, कम हो रहा है। इस कारण से इसमें हम लोग ऑप्शन सी चूज करेंगे। आप ये भी देख सकते हैं कि ऑप्शन फोर्थ क्या था? रिड्यूसिंग इंपोर्ट ड्यूटी। अगर हम लोग टैक्सेस को रिड्यूस करेंगे तो जाहिर सा बात है हमारा इनकम भी डाउन होगा, और इनकम हमें डाउन नहीं चाहिए। तो उसी कारण से हमारा ऑप्शन फोर भी नहीं होगा। तो द करेक्ट आंसर इज 1 and 3 ओनली। तो नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है हमारा 2015 का। हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था ये था 2016 का। अब जरा सा इसके स्ट्रक्चर पे एक बार ध्यान दीजिए। इसमें क्या था हमारा? देयर हैज बीन अ persistent deficit budget year after year, which action of the following can be taken by the government to reduce the deficit? सेम क्वेश्चन 2015 में, देयर हैज बीन अ persistent deficit budget year after year, which of the following actions can be taken by the government to reduce the deficit? तो आप देख सकते हैं पीवाईक्यूज का क्या रोल है। अगर आपने 2015 का ये क्वेश्चन किया होता तो 2016 वाला क्वेश्चन तो आपके लिए एकदम इजी हो जाता। और ये क्वेश्चंस में हर एक चीज सेम है, बस एक ऑप्शन फोर्थ वाला ये एक्सपेंडिंग इंडस्ट्रीज कर दिया गया है। नहीं तो अगर आप मिलाएंगे इसे तो पहला क्या है? रिड्यूसिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रिड्यूसिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दूसरा क्या था? इंट्रोड्यूसिंग न्यू वेलफेयर स्कीम्स, इंट्रोड्यूसिंग न्यू वेलफेयर स्कीम्स। तीसरा, रैशनलाइजिंग सब्सिडीज, वो भी सेम था। चौथे में इसमें सिर्फ क्या है? एक्सपेंडिंग इंडस्ट्रीज है, जो कि इसमें रिड्यूसिंग इंपोर्ट ड्यूटी था। तो आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यू हमारे लिए। तो अब तो आपके लिए ये काफी इजी हो गया होगा क्वेश्चन, क्योंकि अभी जस्ट हमने डिस्कस किया। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? एंड द आंसर इज ए।
दैट इज 1 एंड 3 ओनली। इसमें भी वही होगा, रिड्यूसिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रैशनलाइजिंग सब्सिडीज, क्योंकि ये तो हो नहीं सकता। और इंडस्ट्रीज को अगर हम लोग एक्सपैंड करेंगे उसमें भी हमारा क्या होगा, खर्चा ज्यादा होगा। तो खर्चा तो रोकना है, कम करना है, तो ये दोनों हमारा नहीं होगा। तो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब द फिस्कल स्टिमुलस? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारे फिस्कल स्टिमुलस को डिस्क्राइब करता है? So it is a massive investment by the government in manufacturing sector to ensure the supply of goods to meet the demand surge caused by rapid economic growth. ये है हमारा ऑप्शन है कि जो भी मास इन्वेस्टमेंट करती है, मैसिव इन्वेस्टमेंट करती है गवर्नमेंट इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ताकि ये देखे कि जितने भी सप्लाई है गुड्स के वो मीट करते रहें जितने भी मार्केट में डिमांड है। तो इसका ये फर्स्ट स्टेटमेंट का मतलब ये है कि इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत बूम पे है और डिमांड काफी हाई है, तो गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इन्वेस्ट करती है, उसमें इन्वेस्टमेंट करती है ताकि सप्लाई भी डिमांड को फुलफिल करने के लिए बढ़े। अगर हम अपना बी ऑप्शन देखेंगे, तो इट इज एन इंटेंसिव अफर्मेटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट का एक अफर्मेटिव एक्शन होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए। गवर्नमेंट खुद से स्टेप लेती है ताकि हमारी कंट्री की इकोनॉमिक हेल्थ सही रहे। तीसरा, इट इज गवर्नमेंट्स इंटेंसिव एक्शन ऑन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू इंश्योर डिसबर्समेंट ऑफ लोन्स। ये गवर्नमेंट का एक्शन होता है जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे देश में उनके ऊपर, ताकि वो लोन्स को डिसबर्स करे। और ये लोन्स कहाँ डिसबर्स हो, एग्रीकल्चर में और एलाइड सेक्टर्स में, ताकि फूड प्रोडक्शन बढ़े या फिर फूड इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। चौथा, इट इज एन एक्सट्रीम अफर्मेटिव, ये एक एक्सट्रीम अफर्मेटिव एक्शन है बाय द गवर्नमेंट टू परस्यू इट्स पॉलिसी ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन, ताकि जितना भी फाइनेंशियल इंक्लूजन हो वो हो सके इकोनॉमी में, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी इकोनॉमी में जुड़ सके इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर। तो इन चारों में से फिस्कल स्टिमुलस को बेस्ट कौन डिस्क्राइब करता है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो द करेक्ट आंसर इज आंसर बी, फिस्कल स्टिमुलस आल्सो नोन एज अ इकोनॉमिक स्टिमुलस। तो ये क्या होता है, एक तरीके का अफर्मेटिव एक्शन होता है, मतलब गवर्नमेंट कुछ तरीके से एक स्टिमुलस प्रोवाइड करती है, जितने भी इकोनॉमी है उसमें पैसे प्रोवाइड करती है, मार्केट को थोड़ा पंप अप करने का कोशिश करती है। और ये कब होता है, एट द टाइम ऑफ रिसेशन और स्टैग्नेंट इकोनॉमिक ग्रोथ। जब भी कभी कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ डगमगाएगी, अगर आपको याद होगा तो कोविड के समय क्या हुआ था, हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ काफी कम हो गया था। उस समय में हमारे कंट्री में क्या हुआ था, गवर्नमेंट ने कुछ फिस्कल स्टिमुलस प्रोवाइड किए थे। और ये फिस्कल स्टिमुलस किस तरीके से प्रोवाइड किए थे, बाय प्रोवाइडिंग लोन्स। और ये लोन्स जितने भी एमएसएमईज थे उनको मिले थे, वेंडर्स को मिले थे, स्ट्रीट वेंडर्स को। तो इस तरीके से गवर्नमेंट क्या की, एक फिस्कल स्टिमुलस अपने तरीके से एक हेल्प दी इकोनॉमी को बूस्ट अप करने के लिए, उसको वापस से पंप अप करने के लिए। तो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, इट इज एन इंटेंस अफर्मेटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट टू बूस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द कंट्री। अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये 2010 का क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग एक्शंस बाय द गवर्नमेंट, कटिंग द टैक्स रेट्स, इंक्रीजिंग द गवर्नमेंट स्पेंडिंग, अबॉलिशिंग द सब्सिडीज। तो ये तीन ऐसे एक्शंस बताए गए हैं और हमें ये बताना है इन द कंटेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन, जब कंट्री में इकोनॉमिक रिसेशन आएगा, विच ऑफ द अबव एक्शन कैन बी कंसिडर्ड पार्ट ऑफ फिस्कल स्टिमुलस पैकेज। सेम क्वेश्चन जो अभी हमने पहले देखा था, इफ इनमें से किसको हम लोग फिस्कल स्टिमुलस का पार्ट मानेंगे। तो द करेक्ट आंसर इज आंसर ए, हमारा 1 एंड 2 ओनली। क्यों, अब ऐसे ही देख के बता सकते हैं कि अगर टैक्स रेट कम हो रहा है तो जाहिर सा बात है लोगों का मदद होगा, तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से हेल्प कर रही है, तो ये तो होगा ही होगा फिस्कल स्टिमुलस का पार्ट। उसी तरीके से इंक्रीजिंग द गवर्नमेंट स्पेंडिंग, मतलब गवर्नमेंट ज्यादा खर्चा कर रही है, तो गवर्नमेंट जो ज्यादा खर्चा कर रही है वो किस पे करेगी, पब्लिक पे करेगी। और पब्लिक पे अगर ज्यादा खर्चा करेगी तो इकोनॉमी में पैसा आएगा और वो ग्रो करेगा, तो ये भी क्या फिस्कल स्टिमुलस का पार्ट होगा। बट अगर हम लोग अपना थर्ड देखें, ये क्या बोल रहा है, सब्सिडीज को ही अबॉलिश कर दो। तो अगर हम लोग सब्सिडीज को ही अबॉलिश कर देंगे तो जाहिर सा बात है जो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा था वो तो और निगेटिव हो जाएगा। तो ये तो थर्ड तो हमारा ऐसे ही नहीं होगा। तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 1 एंड 2 ओनली। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कंटेक्स्ट ऑफ गवर्नेंस कंसीडर द फॉलोइंग। फर्स्ट, इंकरेजिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लोज, मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को इंकरेज करना, प्राइवेटाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, डाउन साइजिंग ऑफ ब्यूरोक्रेसी, मतलब ब्यूरोक्रेसी को कम करना, उसके साइज को कम करना,
सेलिंग या ऑफलोडिंग द शेयर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, दैट इज पीएसयूज। तो अब हमसे पूछ रहा है विच ऑफ द अबव कैन बी यूज्ड एज मेजर्स टू कंट्रोल द फिस्कल डेफिसिट, कि अगर फिस्कल डेफिसिट आता है इंडिया में तो इनमें से क्या क्या को हम लोग कंसीडर करना चाहिए जिससे हम लोग इसे कम कर सकते हैं, इसे दूर कर सकते हैं। तो द करेक्ट आंसर इज आंसर डी, दैट इज 3 and 4 ओनली, कि अगर हम लोग अपने ब्यूरोक्रेसी को डाउनसाइज करेंगे और अगर हम लोग अपने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पीएसयूज के कुछ शेयर्स को सेल कर सकते हैं, इस तरीके से हम अपने फिस्कल डेफिसिट को कम कर सकते हैं। कैसे, आइए इसे समझते हैं। तो इन जनरल फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, जब टोटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का उसके रिवेन्यू से एक्सीड करता है, एक्सपेंडिचर बढ़ गया अगर रिवेन्यू से, तो गवर्नमेंट ऐसे में कुछ मेजर्स लेती है ताकि फिस्कल डेफिसिट कम हो, जैसे कि टैक्स बेस्ड रेवेन्यू को बढ़ाएगी, सब्सिडीज को कम करेगी, डिसइन्वेस्टमेंट करेगी। और ये डिसइन्वेस्टमेंट ही क्या होता है, हमारा शेयर्स का बेचना, मतलब ये हमारा फोर्थ पार्ट, सेलिंग या ऑफलोडिंग द शेयर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। उसी तरीके से डाउनसाइजिंग ऑफ ब्यूरोक्रेसी एज वेल एज सेलिंग ऑफ ट्रेडिंग द शेयर डायरेक्टली कंट्रीब्यूट्स टू रिडक्शन इन द फिस्कल डेफिसिट, ये डायरेक्टली हमारा फिस्कल डेफिसिट में रिड्यूस करेगा, कम करेगा पैसे को। अब एफडीआई से इसका क्या कनेक्शन है? विदाउट नोइंग द डेस्टिनेशन एंड द इफेक्ट ऑफ एफडीआई इनफ्लोज, इट इज डिफिकल्ट टू डिटरमाइन इट्स एक्चुअल इम्पैक्ट। अब एफडीआई श्योरली हेल्प तो करता है, बट एफडीआई किस सेक्टर को हेल्प कर रहा है, कहाँ पे वो आ रहा है, उसका डेस्टिनेशन क्या है, उसका क्या इफेक्ट होगा, वो डायरेक्टली नहीं डिटरमाइन करता है हमारे देश के फिस्कल डेफिसिट को। उसी तरीके से जो प्राइवेटाइजेशन होता है अगर हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का, ये मे सिचुएशन को इम्प्रूव कर सकता है, बट इट्स इम्पैक्ट नॉट बी इफेक्टिव इन रिडक्शन ऑफ फिस्कल डेफिसिट। ये एजुकेशन को भले बढ़ा सकता है, बट ये डायरेक्टली फिस्कल डेफिसिट को इफेक्ट नहीं करता है। तो इसी कारण से हमारा सही होगा सिर्फ थर्ड एंड फोर्थ ओनली। तो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर फिस्कल पॉलिसी, और इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। तो ऐसे और वीडियोस के लिए बने रहे हमारे चैनल पार्ट 2 यूपीएससी पे। ऑल द बेस्ट एवरीवन एंड हैव अ गुड लाइफ।